अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम फॉस्फोरस के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उन्हीं को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो यहाँ पर लिया है ये है फॉस्फीन PH3। ओके, तो यहाँ पर हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एक तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उसके बाद यूजेस। तो देखो प्रिपरेशन में आ जाते हैं, फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इस कैल्शियम फॉस्फाइड को या तो वाटर में डिसॉल्व किया जाए या फिर HCl में। दोनों कंडीशंस में आप देख रहे हैं फॉस्फीन बनती है जो गैसियस फॉर्म में बनती है और ये बाहर आ जाती है। बाकी जो प्रोडक्ट्स बचते हैं वो उसी सॉल्यूशन में रहते हैं। तो Ca3P2 प्लस H2O, तो ये बन गया PH3 प्लस CaOH और बन जस्ट ऐसा ही ये रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड कि लैब में फॉस्फीन कैसे बनाई जाए। तो देखो ये होता है व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है तो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है और इस तरह से फॉस्फीन बनती है और ये है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। यहां देख रहे हैं कि जो फॉस्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 और यहां पर है +1 और यहां पर क्या है 0। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखती हैं, तो ऐसी जो रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है इसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन। तो इस रिएक्शन में भी फॉस्फीन इस तरह से बनती है। अब जो फॉस्फीन बाहर आ रही है गैसियस फॉर्म में बाहर, वो बिल्कुल प्योर है या इम्प्योर है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखो यहां पर मैंने लिखा है कि व्हेन प्योर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल। जब PH3 बिल्कुल 100% प्योर होती है तो ये कैसी होती है, नॉन इनफ्लेमेबल, अज्वलनशील, मतलब इसमें आग नहीं लगती। अगर इसमें किसी भी प्रकार की इंप्योरिटीज हैं और ये मेनली इंप्योरिटीज होती हैं P2H4 या फिर फॉस्फोरस वेपर। ओके, अगर ये इंप्योरिटीज हैं तो फिर ये जो है PH3 जो है वो कैसी होती है, इनफ्लेमेबल। तब ऐसे में फिर हमें इन इंप्योरिटीज को हटाना होता है। तो हम कैसे हटाएं, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो गैस बाहर आ रही है फॉस्फीन इम्प्योर फॉर्म में, उसे HI के सॉल्यूशन में पास किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो PH3 है वो HI के साथ एक सॉल्ट बना लेगी। क्यों? क्योंकि PH3 बेसिक है, ओके, और ये क्या है, एसिड। तो क्या बन जाता है, PH4I। इस तरह से इस PH4I सॉल्ट को फिर KOH के साथ ट्रीटेड किया जाता है तो ये प्योर PH3 गैस देता है। ये 100% फिर क्या हो जाती है, प्योर। तो यही लिखा है कि व्हेन प्योर इट इज इनफ्लेमेबल बट बिकम्स फ्लेमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड, ठीक है, या P4 वेपर। टू प्यूरिफाई इट फ्रॉम, ठीक है, impurities, it absorbed in HI to form PH4I which on treating KOH gives phosphine pure। समझ गए बच्चों कि जब PH3 बिल्कुल 100% प्योर होती है तो इसमें किसी भी प्रकार की ज्वलनशीलता नहीं होती। लेकिन अगर ये इंप्योरिटीज हैं P2H4 या फिर फॉस्फोरस वेपर जब बनाने में यूज किया जाए तो ऐसे में ये ज्वलनशील हो जाता है। इसको कैसे हटाया जाए, कैसे प्योर PH3 बनाई जाए, तो इसके लिए PH3 को HI के सॉल्यूशन में पास कर देते हैं। ऐसा होने से केवल PH3 HI के साथ सॉल्ट बना लेता है जिसको KOH के साथ ट्रीट कर दें तो इस तरह से हमें प्योर PH3 मिल जाता है। इस तरह से PH3 को प्यूरिफाइड किया जाता है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि PH3 एक कलरलेस गैस है विद रोटेन फिश स्मेल। सड़ी हुई मछलियों की तरह गंध होती है।
और हाईली पॉइजनस है। समझ गए बच्चों, रंगीन है, सड़ी मछली जैसी गंध है, विषैली गैस है। दूसरा है एक्सप्लोड्स इन कांटेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजर्स लाइक एज HNO3 Cl2Br2। अगर इनके कांटेक्ट में आ जाए तो ये एक्सप्लोड हो जाती है। समझिए बच्चों कि इन यौगिकों या इन तत्वों की उपस्थिति के संपर्क में ये क्या होती है, विस्फोटित हो जाती है। नेक्स्ट है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और अगर इसको सनलाइट में रखा जाए तो ये डिकम्पोज हो जाती है इस तरह से, और फास्फोरस अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ओके, प्रकाश की उपस्थिति में इस तरह से विकसित होती है। अब हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो देखो, पहला तो है बेसिक नेचर। तो बिल्कुल अमोनिया जैसा ही बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। तो लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये बेसिक नेचर का होता है। जैसे कि PH3 बेस हो गया HBr के साथ, ये बन गया PH4Br। इसके अलावा आप देखोगे PH3 प्लस HI, तो ही क्या बन जाता है, PH4I। इनको बोलते हैं फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फोनियम आयोडाइड। जैसे अमोनियम होता है वैसा ही ये फॉस्फोनियम होगा, यहाँ प्लस और ये क्या हो गया, माइनस, इस तरह से। नेक्स्ट है कि कुछ सॉल्ट्स हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। अगर इनको फॉस्फीन के साथ हीट किया जाए तो इस तरह के फॉस्फाइड जो है मिलते हैं, क्या, क्यूप्रिक फॉस्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक फॉस्फाइड। तो इस तरह से फॉस्फाइड बनाया जाता है। इसके अलावा जिंक सल्फेट के साथ करा दें तो जिंक फॉस्फाइड बन जाएगा, जिसका यूज रैट किल, जो रैट पॉइजन होता है उसमें किया जाता है। अब आ जाता है कि यूजेस। तो देखो, एक होता है होल्म सिग्नल। होल्म सिग्नल क्या होता है, एक्चुअली ये फॉस्फीन के स्पॉन्टेनियस कंबस्जन के कारण यूज होता है। समझ गए बच्चों, यही लिखा है कि होल्म सिग्नल ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबस्जन ऑफ PH3 कंटेनर containing CaC2 and Ca3P2 piced and thrown in sea when gases evolve burn, ठीक है, रेड कलर की जो है फ्लेम निकलती है, डार्क रेड, एंड सर्व एज सिग्नल। तो इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फीन है PH3, ये इसका जो है स्पॉन्टेनियस कंबस्जन होता है, और इसके कंबस्जन से बहुत ही डार्क रेड कलर की फ्लेम निकलती है। उसका यूज होता है सिग्नल के फॉर्म में। उसी सिग्नल को क्या बोला गया है, होल्म सिग्नल। इसके लिए क्या किया जाता है, एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में क्या क्या, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस H2, तो क्या बनेगा, CaOH प्लस C2H2, और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 प्लस 6H2, तो क्या बन जाएगा, CaOH प्लस 2PH3। इन दोनों की रिएक्शन से, समझ गए ना, क्या ये जो है, जब इसकी और इसकी रिएक्शन होती है तो इस तरह से जो कंपाउंड बनता है P2H4। ओके, ये है P2H4 जो बनता है। ये P2H4 जब स्पॉन्टेनियस कंबस्जन करता है तो इसके कंबस्जन से बहुत अधिक रेड कलर का सिग्नल फ्लेम निकलती है, और उसी का यूज होता है सिग्नल के फॉर्म में। समझ गए बच्चों कि होल्म सिग्नल होता है इसका, ये जो होल्म सिग्नल है वो कैसे बनता है, फॉस्फीन जो गैस है स्वतः जलने लगती है। कैसे बनाते हैं इसको, एक कंटेनर लिया जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बाइड और Ca3P2 भर दिया जाता है, उसमें छेद कर दिए जाते हैं और पानी में फेंक दिया जाता है, समुद्र के पानी में। जब गैस बनती है तो वो जलती है, और वही गैस का जो कहना चाहिए, जो जलने से जो वो निकल रही है फ्लेम, उसी का यूज होता है सिग्नल के फॉर्म में। तो ये था हमारा फॉस्फीन के बारे में। हम इसका स्ट्रक्चर और देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है, अगर देखा जाए तो वो किस हाइब्रिड स्टेट में होता है, PH, ये है हमारे पास, ये है PH3। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ओके, तो यहाँ पर फॉस्फोरस इस तरह से H, और यहाँ पर ये इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये कैसा होगा, ट्राइगोनल, ठीक है, पैरामिडल, और लगभग कितने का एंगल होता है, 93 डिग्री के आसपास का लगभग। इसमें इस तरह का जो एंगल आता है ना, ये इनके प्योर P कैरेक्टर के कारण होता है। मींस यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन न लेके इसमें
ये देखा जाता है कि इसमें प्योर p ऑर्बिटल्स इस तरह की बॉन्डिंग में यूज होती है। इसलिए अमोनिया में 107 डिग्री का है और यहाँ सीधा डायरेक्ट 93 डिग्री का है। तो इस तरह से ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो आप इसे बना लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड है और ये है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, प्रिपरेशन में आ जाए तो जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसकी पहले तो क्लोरीन से रिएक्शन करा दें तो भी बन जाएगा PCl3, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्लोरीन के साथ, या फिर व्हाइट फॉस्फोरस और SOCl2 की रिएक्शन से बनता है 4 फॉस्फोरस ले लें, इसमें से इस तरह से PCl3 बना दें। तो हमारे पास टोटल है 16 Cl। तो यहां पर आपने देखा कितने निकल गए, 12 और 4 निकल गए, हो गए 16 Cl। SO तो यहां पर 4 SO2 गैस प्लस ये बन जाता है कंपाउंड। तो ये है इसकी प्रिपरेशन। ये कौन सा, व्हाइट फॉस्फोरस। प्रॉपर्टीज में कलरलेस, ऑयली लिक्विड है, हाइड्रोलिसिस। देखो एक क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन का कौन सा हैलाइड हाइड्रोलाइज नहीं होता, फॉस्फोरस का कौन सा हैलाइड हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो ये बता दूं कि NF3 और PF3 ये नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ओके, ये दोनों जो हैलाइड्स हैं फॉस्फोरस का भी और नाइट्रोजन का, ये दोनों हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते। रीजन है NF बॉन्ड की काफी हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, बट PCl3 हो चाहे PBr3 हो चाहे PI3 हो, ये हाइड्रोलाइज होते हैं और इस तरह से ये बन जाता है फॉस्फोरस एसिड और HCl। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने देखा होगा कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप हो, अगर वहां PCl3 की रिएक्शन करा दें या PCl5 की, तो वहां से OH हटता है और वहां पर क्या आ जाता है Cl। तो ROH की अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करा दें तो 3 मोल जो है अल्कोहल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे क्लोराइड में, एल्काइल क्लोराइड में, और इस तरह से POH होल थ्राइस बनेगा। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को हटाना है तो भी हम इससे रिएक्शन करा सकते हैं। इस तरह से ये OH को हटा के और Cl को एंटर करा देता है। और ये है फाइनल स्ट्रक्चर जहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ये स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये है PCl3 के बारे में, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आता। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो PCl3 है, समझ गए ना, ये एक लुईस एसिड की तरह भी वर्क करता है और लुईस बेस की तरह भी वर्क करता है। बेस की तरह इसलिए क्योंकि इसमें लोन पेयर है, और लुईस एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। ओके, तो d ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसके कारण ये क्या होता है, प्लस अगर हम ये कहें कि 3Cl माइनस, तो ये PCl6 3 माइनस में चेंज हो जाएगा। लुईस बेस इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से ऐसे ही इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो भी ये उस समय लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट मेंबर है और ये है PCl5। ओके, तो देखो PCl5 की लगभग वही प्रिपरेशन है जो कि PCl3 की होती है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर क्लोरीन एक्सिस में ले लिया जाए तो P4 क्लोरीन तो PCl5, या फिर P4 की SOCl2 से SO2 Cl2 थायोनेट क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो 10Cl यहाँ आ गए, ठीक है, 10Cl2 मिला के 4 PCl5 और 10 SO2 यहाँ से ये क्या हो गए, बाहर हो गए। ओके, येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। इसके अलावा कि अगर मॉइस्ट में या मॉइस्ट एयर, मतलब है कि अगर एयर ऐसी है जिसमें वाटर वेपर है तो वहां पर PCl5 जो है HCl की फ्यूम्स देने लगता है। रीजन ये है कि वहां पर ये PCl5 जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर से और क्या बनाता है फाइनली फॉस्फोरिक एसिड, पहले POCl3 फिर फॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से ये मॉइस्ट एयर में हाइड्रोलाइज हो जाता है। इसके अलावा अगर हीटेड कर दिया जाए तो हीटेड होकर ये क्या बनाता है, PCl3 प्लस Cl2। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो बिल्कुल वही रिएक्शंस होती हैं, सॉरी, ओके, कि अगर हम इसकी रिएक्शंस देखें ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ, 2 मिनट रुको अभी
ओहो, अब देखो बच्चों, सॉरी अभी थोड़ा सा लाइट का डिस्टर्ब हो रहा था, फिर अब मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो हाइड्रोलिसिस पहला ये है कि अगर PCl5 को मॉइस्ट एयर में रखा जाए, मींस जहाँ पर एयर में मॉइस्चर हो, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है और बनाता है POCl3 पहले, फिर H3PO4 और HCl की फ्यूम्स निकलती है। ओके, दूसरा है, सॉरी अब देखो बच्चों, यहां तक ले चुके थे हम कि यहाँ पर PCl5 और मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होता है और बनता है H3PO4। ओके, नेक्स्ट है कि ऑन हीटिंग, तो PCl5 को अगर हीटेड किया जाए तो ये ब्रेक हो जाता है PCl3 प्लस Cl2 गैस में। ओके, नेक्स्ट है कि जैसा आपने देखा था कि PCl3 है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप होता है, तो वो OH को Cl से रिप्लेस कर देता है। जस्ट ऐसा ही रिएक्शंस इसके साथ मिलती हैं, बस ये है कि 1 मोल PCl5 1 मोल OH को ही सब्स्टिट्यूटेड करता है। ओके, यहां से एक Cl यहाँ आ गया, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। मैंने अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड पर PCl5 किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करता है वो टोटल कंप्लीट बताया है एक रिडेंशन प्रोसेस में, SNI इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता के और पूरा कंप्लीट बताया। तो इस तरह से जहां जहां OH है वो सब्स्टिट्यूट होते हैं और वहां क्या जाता है Cl। जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में आप देखोगे कि कितने OH है 5, तो 5 मोल PCl5 यूज होगा और इस तरह से पेंटाक्लोरोग्लूकोज बना देता है और POCl3 5 मोल प्लस 5 HCl। ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में 5 मोल OH ग्रुप्स होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम मेटल्स से रिएक्शन देखें तो इसकी टेंडेंसी है कि ये क्लोरीन को फ्री कर देता है, तो सिल्वर हो, Sn हो या अदर मेटल्स हो, अगर PCl5 के साथ हीटेड की जाए तो इस तरह से ये चेंज कर देता है Ag से AgCl, Sn को SnCl4 में। ओके, इसको बैलेंस्ड कर लेना, इस तरह से यहाँ पर हमें 2 मोल लेना होगा। तो ये इस तरह की रिएक्शंस हैं। ओके, इससे नोट कर। अब देखो बच्चों, स्ट्रक्चर की बात करें तो इन गैसियस और लिक्विड स्टेट PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है sp3d। ओके, और ऐसे में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो PCl5 में एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वाटोरियल बॉन्ड से कहीं ज्यादा लॉन्गर होते हैं। मींस इनकी जो बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं 240 पिकोमीटर है, जबकि ये जो इक्वाटोरियल बॉन्ड है ये 202 पिकोमीटर है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये कितना 90 डिग्री के एंगल में है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितने डिग्री पर है 120 डिग्री पर। तो यहाँ ज्यादा रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। ऐसे में जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर वो ऊपर की तरफ रिपेल हो जाता है और ऐसे में इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये बढ़ जाता है और ये डिक्रीज हो जाता है। समझ गए बच्चों कि यही लिखा है कि इन गैसेस लिक्विड स्टेट इट इज sp3 hybridized has trigonal bipyramidal structure. The two axial bonds are longer than 3 equatorial bonds. This is due to fact that axial bonds suffer more repulsion as compared to equatorial bonds. ये कौन सा रिपल्सन है? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रिपल्सन जो है इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर होती है। तो समझ गए बच्चों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। जो अक्षीय बंध हैं वो बड़े होते हैं, जो निरक्षीय बंध हैं वो छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है, यहाँ 120 डिग्री में होने पर रिपल्सन कम होता है। तो रिपल्सन ज्यादा होने से बाहर की तरफ रिपेल्ड हो जाते हैं जिससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जबकि इसमें इतना रिपल्सन नहीं है। और इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है। सॉलिड स्टेट में अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट में PCl5 से बनता है PCl4+ और PCl6-। ये इस तरह से आयनिक क्रिस्टल में होता है जिसमें से ये टेट्राहेड्रल फॉर्म है और ये
ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होता है। ओके, तो ये थे फास्फोरस के दो हैलाइड्स और फॉस्फीन के बारे में। बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं फास्फोरस के हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।